ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने पहले ही बोला ये चैप्टर में हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ऑलरेडी हमने देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द स्मॉल या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो एक बार डिटेल में इसको देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, इसमें हम कौन सी थ्योरीज पढ़ते हैं एंड क्यों माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, द स्मॉल पार्ट, छोटा सा हिस्सा या छोटा सा पार्ट जो है उससे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, पूरी इकोनॉमी जो है कंट्री का, जो टोटल इनकम है या टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब टोटल इकोनॉमी जो है उसके पार्ट को या उसके एक फ्रैक्शन को स्टडी करता है। It studies the economic action and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer or firm and the price of particular commodity or a factor etc. सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसके बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर एंड एक्शंस को स्टडी करता है। क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को या उन इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को कौन स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। या प्रोड्यूसर को, अगर एक फर्म को हम स्टडी कर रहे हैं तो वो सब किसका पार्ट होता है, दैट ऑल इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इन शॉर्ट when we are studying about the small units तो वो small units किसका पार्ट है, it is the part of micro economics। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर अभी हमें दिया हुआ है डेफिनेशंस। डेफिनेशन यहाँ पे हमें दो इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, मॉरिस डॉब एंड AP लर्नर। सो दोनों के डेफिनेशंस हम स्टडी करते हैं एंड जो भी इजी लगेगा वही हम एग्जाम में लिखेंगे एंड प्रेफरेबली जो शॉर्ट हो वही लिखना है क्योंकि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, करेक्ट। सो पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द डेफिनेशन गिवन बाय मॉरिस डॉब। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन द फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जब हम स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने माइक्रोस्कोप यूज़ किया है। हम माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को रख कर उसको प्रॉपर तरीके से उसके एक छोटे से हिस्से को डिटेल में स्टडी करते हैं। से हमने वो बचपन में लाइक दिस 9th and 10th स्टैंडर्ड में हमने वो ऑनियन स्लाइस में पिल किया था, उसके रिलेटेड स्लाइड प्रिपेयर किया था एंड देन उसके सेल वॉल को हमने स्टडी किया था, करेक्ट। मतलब एक ऑनियन का एक छोटा सा हिस्सा लिया, देन उसमें से हमने एक थिनर लेयर निकाला एंड उसको स्टडी किया। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं एंड देन उस पर्टिकुलर पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो मॉरिस डॉब ने क्या बोला है अपने डेफिनेशन में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी में से जब भी हम किसी हिस्से के बारे में स्टडी करते हैं, छोटे से पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं एंड उस छोटे से पार्ट को हम डिटेल में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इन शॉर्ट व्हेन वी आर स्टडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक छोटा से फ्रैक्शन के बारे में जब हम डिटेल स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी डिटेल जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हमारा जो सेकेंड डेफिनेशन है वो किसका है, AP लर्नर का डेफिनेशन है। व्हाट हैज़ ही सेड इन हिज डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how the million of cells in the body of economy, that is the individual or household as consumer and the individual or firms as a producer, play their part in the working of whole economic organism.
द फॉलोइंग चार्ट गिव्स अस द आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, एपी लर्नर ने क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम इकोनॉमी को एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आई थिंक जब पूरी बॉडी में हम एक छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, दैट वो क्या शो कर रहा है कि एक छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं. सो इन द सिमिलर मैनर जब हम इकोनॉमी को क्या बोला हुआ है? एक बॉडी बोला हुआ है. जब हम इकोनॉमी में देखते हैं, एक बॉडी में देखते हैं कि इंडिविजुअल, दैट इज़ एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर कैसे काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो दोनों का डेफिनेशन इज़ ईजी एंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. मॉरिस जॉब ने क्या बोला था कि जब हम इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं, दैट इज़ जब हम डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी एक पार्ट के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड एपी लर्नर ने भी क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि द होल इकोनॉमी इज़ द बॉडी. करेक्ट. तो उस बॉडी के जब हम हर एक हिस्सा एक इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म कर रहा है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? व्हाट आर दी एरियाज जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है, या व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमें दिया हुआ है. सो लेट्स सी क्या क्या है. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. सी आपने देखा रहेगा कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को मतलब एक अप्रोप्रिएट प्राइजेस दिए जाते हैं. तो वो प्राइस कैसे दिए जाते हैं? तो वो प्राइजेस किसके बेसिस पर होते हैं? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, है ना. इकोनॉमी में प्राइजेस कैसे दिए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे. एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या आएगा? डिमांड और सप्लाई आएगा. सो हमारे इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम स्टडी करेंगे. डिमांड बेसिकली क्या होता है? कंज्यूमर का बिहेवियर. करेक्ट. एंड सप्लाई क्या होता है? प्रोड्यूसर का बिहेवियर. तो डिमांड और सप्लाई क्या है, उसके रिलेटेड क्या लॉज है, वो सब हम पढ़ेंगे. वो सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. देन उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. ओके, सो 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा है कि देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के. करेक्ट. तो वो चारों फैक्टर्स को जो रिटर्न्स मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम या फैक्टर प्राइसिंग. सो लैंड को क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हम पढ़ेंगे कि लैंड को कितना रिटर्न्स, दैट इज़ कितना रेंट मिलेगा, लेबर को कितना वेजेस मिलेगा, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एंड प्रॉफिट कितना होगा एंटरप्रेन्योर को. सो ये भी किसका पार्ट है? दिस इज ऑल्सो द एरिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन आता है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. क्या आता है? थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इसमें भी 3 पार्ट है टोटल. पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. ना ये सब आगे दिया हुआ है, सो सिर्फ हम ब्रीफ ले लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. सो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि कैसे आप कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हो, या गिवन रिसोर्सेज में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करते हो, दैट इज़ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, यहाँ पर भी यही दिया है कि हाउ कैन यू बाय मोर यूजिंग द लिमिटेड मनी, है ना. कम रिसोर्सेज में आप कैसे अपने नीड्स को ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो, वो हम किस में पढ़ेंगे? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. एंड द लास्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. ये किसके रिलेटेड होगा? गवर्नमेंट के रिलेटेड होगा. सो ये सब हम आगे पढ़ेंगे. सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दैट इज हम कैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, किस किस बेसिस पर होता है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर. दूसरा हम पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. मतलब हम किसी भी जो फैक्टर सर्विसेज है, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जो सर्विसेज है, हम उनके रिटर्न्स कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और लास्ट आता है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ये शो करता है कि कैसे
कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड जो सोशल यूनिट्स होते हैं, गवर्नमेंट यूनिट्स होते हैं, वो कैसे अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं. ओके, अभी यहाँ पे हमें तीनों थ्योरीज एक्सप्लेन की हुई है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट एक बार और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है. The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. हमें पता है किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर. समझ आया क्या बोला मैंने, कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्सेस बोला जाता है. सो ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या देखते हैं कि कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड हुआ है. सो कमोडिटी का प्राइस बेसिकली कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर. नाउ डिमांड किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, एंड सप्लाई किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर बिहेवियर से. सो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं एंड प्रोड्यूसर का बिहेवियर. ओके, सो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड है, तो हम डिटेल में तब पढ़ेंगे उसके बारे में. ओके, तो हमारा सेकेंड पार्ट आता है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. सो मैंने बताया कि देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं. सो देखते हैं थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर दी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि कोई भी प्रोडक्शन ये 4 फैक्टर्स के बिना नहीं हो सकता. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के. बिना इन 4 फैक्टर्स के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, दैट इज़ ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको हम रिवॉर्ड कितना देंगे. गेटिंग, क्या डिसाइड करते हैं हम कि ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम कितना रिवॉर्ड देंगे. लैंड को कितना रेंट मिलेगा, लेबर को कितना वेजेस मिलेगा, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलेगा. ये कैसे डिटरमाइन होता है, बाय स्टडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स. या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर प्राइसिंग है ये किसका एरिया है, ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. समझा, 3 थ्योरीज हैं यहाँ पे टोटल. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. 2 हमने कंप्लीट कर ली है, तीसरी हम स्टार्ट करते हैं, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ओके, कौन सी थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ओके, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. Theory of welfare basically deals with the efficiency in the allocation of resources. इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने रिसोर्सेज कैसे प्रॉपर तरीके से एलोकेट किए. एफिशिएंसी क्या होगा, जब सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलता है, गेटिंग, या फिर कम रिसोर्सेज आपको यूज होते हैं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. गेटिंग, एफिशिएंसी क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो कम रिसोर्सेज में मिले, तो इट इज़ कॉल्ड एज एफिशिएंसी, या उसको इम्प्रूव करना. जैसे फॉर एग्जांपल पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग 1000 यूनिट्स बनाते थे, ठीक है. अभी हम सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल में 1200 यूनिट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ,
हमने एफिशिएंसी इम्प्रूव की। गेटिंग? सो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जब आप अपना आउटकम इंक्रीज करते हो। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि थ्योरी ऑफ वेलफेयर किससे डील करता है, एफिशिएंसी से डील करता है। एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। क्या बोला है कि एफिशिएंसी कैसे अटेन होती है, तो जब लोगों का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस में जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं या ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं, अपना सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसीज। क्या बोला है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी में टोटल कितनी एफिशिएंसीज होती है, देयर आर टोटल 3 एफिशिएंसीज। पहला आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। पहला क्या है, efficiency in production. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, efficiency in production का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग given resources को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होगा, जब वेस्टेजेस बिल्कुल नहीं होंगे ना, जब कुछ भी वेस्ट नहीं होगा तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि एफिशिएंसी कब इम्प्रूव होता है, जब वेस्टेजेस कम होते हैं। तो यहाँ पे पहला एफिशिएंसी क्या है हमारा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कैसे होगा, जब हम कम या उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स में ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। सो अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम रिसोर्सेस को यूज़ करके ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। गेटिंग? ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। सो ये पहला था हमारा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारा दूसरा एफिशिएंसी आता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अच्छा, अभी आप रीड करके ही समझ गए होंगे कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन था अपने किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, है ना, और एफिशिएंसी इन कंजम्पशन किसके लिए होगा, फॉर कंज्यूमर्स। करेक्ट? ओके, सो देखते हैं कि एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग अपने गुड्स को ऐसे डिवाइड करते हैं या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। क्या होगा वो, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। मतलब जब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं सोसाइटी में, तो इट इज़ कॉल्ड एज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एंड लास्ट आता है हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिज़ायर्ड बाय द पीपल। ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जो सबसे ज़्यादा मतलब लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करें या लोग सबसे ज़्यादा ख़रीदना चाहे। करेक्ट? अगर एक इकोनॉमी है वहाँ पर फूड का शॉर्टेजेस है, ठीक है, तो उस कंट्री में आपको क्या करना होगा, फूड प्रोड्यूस करना होगा सो दैट ओवरऑल एफिशिएंसी क्रिएट हो सके। ठीक है? अगर लोगों के पास फूड नहीं है और आप बाकी की चीज़ें बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, सर्टेन सेक्शन को क्या बोल सकते हैं, सर्टेन सेक्शन सेटिस्फाई हो पाएगा, पूरी इकोनॉमी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। जितने लोग हैं कंट्री के अंदर वो सब सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। करेक्ट? तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो ज़्यादा लोग डिज़ायर करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, हम वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। सो टोटल यहाँ पे हमने कितनी एफिशिएंसीज पढ़ी,
टोटल देयर वर 3 एफिशिएंसीज. पहला था हमारा फैक्टर प्राइसिंग. सॉरी एक सेकेंड, हम थ्योरीज एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारी फर्स्ट थ्योरी जो थी, दैट थ्योरी वाज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. इसमें हम क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं. फिर हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इसमें हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको हम कितना कितना रिटर्न्स देने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. देन उसके बाद हमारी तीसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. सो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने टोटल कितनी थ्योरीज पढ़ी, 3 थ्योरीज पढ़ी. पहला था एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब कम रिसोर्स उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करना. फिर था कंजम्पशन, तो ऐसे वे में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, वी कैन से कि ऐसे वे में डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हो पाए. एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या था अपना, दैट टू प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स जो मैक्सिमम लोग डिज़ायर करते हैं. इफ़ अ कंट्री विथ हंगर इश्यूज़, खाने की शॉर्टेजेस है, तो उस कंट्री में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू द फूड, देन उसके बाद बाकी की चीज़ों को, तो हम ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे. सो ये 3 थ्योरीज है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी शो अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर अचीव्ड. माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या बताती है कि कौन से कंडीशन में ये तीनों थ्योरीज जो है या ये तीनों एफिशिएंसीज जो है इनको हम अचीव कर पाते हैं. थस the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. मतलब in short we can say कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है वो बेसिकली किस चीज़ से डील करती है. पहला तो प्राइस थ्योरी, दैट इज़ फैक्टर का प्राइस और प्रोडक्ट का प्राइस, है ना. हमने पहली दो थ्योरीज जो देखी उसमें प्राइसिंग था. पहले में हम क्या देख रहे थे कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा. फिर दूसरी थ्योरी में हमने क्या देखा, फैक्टर का प्राइस कैसे डिसाइड होगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, अबाउट द प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन, है ना. तीसरी थ्योरी हमारी कौन सी थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस जो है वो किस पर है, प्राइसिंग थ्योरी पर है एंड रिसोर्स एलोकेशन पर है. इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी. ये लोग पूरी इकोनॉमी को क्या इफेक्ट करने वाला है उसके बारे में स्टडी नहीं करते. दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इनकम, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies etc. are beyond the limits of microeconomics. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरे कंट्री के प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीगेट लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी नहीं करता. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता किसके किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पढ़ता, पॉवर्टी के बारे में नहीं कुछ बता रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज़ के बारे में नहीं बता रहा है, बिजनेस साइकिल के बारे में नहीं बता रहा है, ग्रोथ के बारे में नहीं बता रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं बता रहा है. मतलब ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ही नहीं. माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बस क्या है कि कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है, दैट इज़ वो क्या डिमांड करते हैं, कैसे सप्लाई करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कितना रिटर्न्स देना है, और एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करनी है इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल कंज्यूमर की, सिर्फ वो स्टडी करता है. एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के रेंज में नहीं आती है. क्लियर. ये सब किसका रेंज होगा फिर, ये सब होगा मैक्रो का रेंज, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल सिर्फ माइक्रो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो ये था हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. हमने थ्योरीज भी, हमने स्कोप्स पढ़े कि कहाँ कहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ होता है. ओके, अब चैप्टर में अभी क्या पार्ट बाकी है हमारा, 2 पार्ट्स बाकी है माइक्रो के रिलेटेड. दैट इज़ पहला है फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इम्पॉर्टेंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.
सिंपल है, अभी तक हमने जितना पढ़ा ना बस उसी को कंबाइन किया हुआ है. सो लेट्स सी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. हम लोग थियोरी जब से हमने माइक्रो का मीनिंग पढ़ा है तब से यही लाइन बार बार पढ़ी है हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ाई, मतलब इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल individual economic units like individual firm, individual price, individual household etc. सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करता है. इंडिविजुअल फर्म होने दो, हाउस होल्ड होने दो, मतलब इकोनॉमी से लेना देना नहीं है उसको, सिर्फ किससे लेना देना है, इंडिविजुअल से. गेटिंग, आपकी इनकम कितनी है, दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. कंट्री की इनकम कितनी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किसके बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल के बारे में. व्हाट इज़ योर इनकम, गेटिंग, आपके पास जॉब है या नहीं, गेटिंग, आपके परसेंटेज कितने थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है. पूरा एग्रीगेट में क्या हो रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है. सेकेंड फीचर क्या है, प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी. सो हमने ऊपर ही पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विद द फैक्टर, विद द प्राइसिंग, है ना, प्रोडक्ट प्राइसिंग के साथ भी डील करता है एंड फैक्टर प्राइस के साथ भी डील करता है. गेटिंग, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही डिसाइड करते हैं. एंड जो फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको क्या रिटर्न्स मिलेगा, दैट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और फीचर क्या है, प्राइस थ्योरी. मतलब प्रोडक्ट और फैक्टर के रिलेटेड प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं या कैसे कौन डील करता है उनके साथ में, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पार्शियल इक्विलिब्रियम. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पार्शियल इक्विलिब्रियम. सो ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है. सो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या शो करता है कि हम लोग सिर्फ हम सब फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखते. गेटिंग, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी की सब चीज़ें कांस्टेंट होगी. समझ आया क्या बोला. अगर मैं कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं अज्यूम करूँगी कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है ना. रियलिटी में तो क्या होता है कि इकोनॉमी क्विकली चेंज होती है. आज सिचुएशंस कुछ और है, थोड़े टाइम के बाद कुछ और हो जाएंगे. गेटिंग, इट क्विकली गोज ऑन चेंजिंग. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग देखते हैं कि ये लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम रखते हैं. दैट इज जब एक चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो दे अज्यूम्स दैट कि बाकी की चीज़ें चेंज नहीं हो रही है. सो लेट्स सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. Microeconomic analysis deal with the partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry etc. It isolates an individual unit from the other forces and studies its equilibrium independently. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जब भी हम चीज़ें स्टडी करते हैं तो वी कंपेयर इट. लाइक अगर हम किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी स्टडी करेंगे, राइट. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ जिस यूनिट के बारे में पढ़ रहा है उसी के बारे में पढ़ता है, बाकी की सब चीज़ों के बारे में वो इंक्लूड नहीं करता. मतलब इन शॉर्ट, अगर वो कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहा है, इफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद द कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसके लिए सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर इम्पॉर्टेंट रहेगा. बाकी के मैटर, बाकी के जो भी चीज़ें हैं, बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर पे इफेक्ट नहीं करेंगे. मतलब ये लोग क्या करते हैं, दे आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग कर देते हैं. बाकी फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
वो सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है. इन शॉर्ट वी कैन से कि दे अज्यूम दैट कि जिस मैटर के बारे में वो पढ़ रहे हैं उसको छोड़कर बाकी की सब चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा अज्यूम किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरीज में भी पढ़ेंगे ये लाइन के बाकी की सब चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस. तो अभी मैंने आपको ऊपर वही बोला कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि वी अज्यूम के सब चीज़ें कांस्टेंट है. गेटिंग, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इज बेस्ड ऑन दी सर्टन सेट्स ऑफ अजम्पशन. अगर वो अजम्पशंस रहे तो ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज जो है वो करेक्ट होंगे या फिर वी कैन से कि सेटिस्फाई हो पाएंगे, वरना नहीं होंगे. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अजम्पशंस जो है वो इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का जो बेसिक पार्ट है वही अजम्पशन है. इफ़ अजम्पशन नहीं तो थ्योरी भी नहीं रहेगी. सो लेट्स सी के यहाँ क्या दिया हुआ है. बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन microeconomics begin with the fundamental assumption other things remaining constant. मैंने बताया ना आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी थियोरी पढ़ लो, वो थियोरी शुरू ही किससे होगी, अदर थिंग बीन कांस्टेंट. मतलब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को छोड़कर बाकी की सब चीज़ें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी. सच एज perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. This assumption make the analysis simple. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि मतलब थ्योरी स्टार्ट होते ही क्या हो जाता है, assumption शुरू हो जाते हैं, है ना. पहले ही वो लोग बोल देते हैं कि अदर थिंग बीन कांस्टेंट. अगर बाकी की चीज़ें कांस्टेंट है तो ये थ्योरी ऐसे वर्कआउट करेगी. ठीक है, जैसे मान लिया कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है इकोनॉमी में. ठीक है, रियलिटी में ऐसा होता है क्या, गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफेयर करती है, बट ये लोग क्या बोल देते हैं कि गवर्नमेंट अज्यूम दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज जो है वो अजम्पशन पर बेस्ड है, और अगर ये अजम्पशंस नहीं रहे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो है वो वैलिड नहीं रहेगी. ये हमारा फोर्थ फीचर था. हमारा नेक्स्ट फीचर आता है स्लाइसिंग मेथड, है ना. सो इसमें क्या होता है, जस्ट अज्यूम कि पूरा इकोनॉमी जो है वो एक केक है ना, बड़ा सा एक केक है पूरा इकोनॉमी. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो पूरे केक को पढ़ता, मतलब वो पूरे केक के ऊपर ध्यान नहीं है उसका. वो क्या करेगा, केक का एक छोटा सा हिस्सा कट करके बाहर निकालेगा. हम स्लाइसेस करते हैं ना, केक कट करते एक छोटा सा पीस बाहर निकालेगा एंड देन उसके बाद उसको स्टडी करेगा. मतलब वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड यूज़ करता है, स्लाइसिंग मेथड ना. केक का एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज वी मतलब पूरे सर्कल को हम इकोनॉमी ले लेते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है. इन शॉर्ट आप एक और चीज़ भी बोल सकते हो कि अगर एक फॉरेस्ट है, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना पूरे फॉरेस्ट को नहीं पढ़ता. वो क्या करता है, एक ट्री को मार्क करता है और उस ट्री को पढ़ता है. गेटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे फॉरेस्ट को नहीं पढ़ता. तो पूरा फॉरेस्ट मानकर चलो कि इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी को नहीं पढ़ता, उसमें से एक ट्री मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है. ठीक है, सो वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है. Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then study each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand, etc. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है, मतलब पूरी इकोनॉमी को डिवाइड कर देता है और फिर उस डिवीजन में से एक यूनिट को पढ़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री की इनकम है, टोटल इनकम दैट इज़ नेशनल इनकम है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम को नहीं पढ़ेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें से पढ़ेगा इंडिविजुअल इनकम को. ठीक है, एक पर्सन की इनकम को. अगर हम टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल दैट इज एग्रीगेट डिमांड को नहीं पड़ेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पड़ेगा इंडिविजुअल डिमांड को। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, स्लाइसिंग अप्रोच यूज़ करता है, दैट इज़ पूरी इकोनॉमी को नहीं पढ़ता, उस इकोनॉमी के एक हिस्से को पढ़ता है। क्लियर? सो 5 फीचर्स हुए हमारे, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी, प्राइस थियोरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, सर्टन अजम्पशंस पर बेस्ड है, देन उसके बाद स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब टोटल यूनिट में जो चेंज आया दैट इज़ द मार्जिनलिज्म। सेकेंड चैप्टर में जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे तो मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट और क्लियरली समझ आएगा। अभी हमें मार्जिनलिज्म के लिए क्या याद रखना है, मार्जिनलिज्म दैट इज मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन द टोटल बाय एडिशनल यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक पर्सन की इनकम पहले 1000 रुपये थी, फिर उसके बाद उसने एक एक्स्ट्रा दिन काम किया, 10 दिन काम करके ही अर्न 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ उसने अर्न किए। फिर उसने 11th डे काम किया, 11th डे काम करके उसकी इनकम 1100 होगी, मतलब 1100 हो गई। तो अब कितना चेंज हुआ एक दिन काम करके एक्स्ट्रा, 100 रुपये, 100 करेक्ट। तो वो 100 क्या है, मार्जिनल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी यूज़ करता है या जो प्रिंसिपल यूज़ करता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल है। लेट्स सी, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अभी आप आगे के चैप्टर्स में देखोगे कि एवरी प्लेस पर वी हैव यूज दिस मार्जिनल कंसेप्ट। सो हर ऑलमोस्ट हर थियरी के अंदर मार्जिनलिज्म इज यूज्ड। द टर्म मार्जिनलिज्म मीन्स change brought in total by an additional unit, यानी एक एडिशनल यूनिट ऐड करने से टोटल में जो चेंजेस आए उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनलिज्म। जैसे 10 दिन काम करके 1000 रुपये कमाए थे, ठीक है, 11th डे काम किया तो 11th डे क्या हो गया, एडिशनल यूनिट हो गया। 11th डे काम करके हम लोग टोटल 1100 रुपये लेकर आए, मतलब कितने एक्स्ट्रा लेकर आए, 100 रुपीज़। तो वो 100 क्या होगा हमारा, मार्जिनल। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंज। हम क्या करते हैं, चेंज के थ्रू स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि एक एडिशनल से क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। सो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स है वो इस थ्योरी को यूज़ करते हैं एंड अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो वो हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly etc. ये हमारा 6th या 5th चैप्टर है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है डिफरेंट टेस्ट के थ्रू के ये जो मार्केट है वो कौन से टाइप का मार्केट है। इज़ इट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इज़ इट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक है, कौन से टाइप का मार्केट है। सी आपको ये सब नाम एकदम न्यू लग रहे होंगे। सो फॉर नाउ बस इतना याद रखो कि दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन दी वी कैन से कि कुछ प्राइस और डिमांड के बेसिस पर, सेलर नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पर ये मार्केट डिवाइड किया। इन शॉर्ट खाली इतना याद रखो कि अभी के लिए कि दिस आर जस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो प्रेजेंट रहते हैं। डिटेल में हम इसको चैप्टर में पढ़ेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अपने एनालिसिस के थ्रू हमें बताता है कि विच टाइप ऑफ मार्केट इज़ दिस, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, कौन से टाइप का मार्केट है वो हमें बताता है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट।
It does not deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. So यहाँ क्या दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसका स्कोप लिमिटेड है. क्यों स्कोप लिमिटेड है? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किसके साथ डील करता है? सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास इन्फ्लेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे इम्प्रूव होगी, इन सब चीज़ों का कोई भी सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किसी भी चीज़ के साथ में डील नहीं करता. माइक्रो का स्कोप बहुत लिमिटेड है. माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करता है. इन्फ्लेशन, रिसेशन के बारे में इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है. सो दिस आर दी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या क्या फीचर्स थे? सो फर्स्ट वन वाज इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी. प्राइस थ्योरी है. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब सिर्फ एक ही यूनिट के बारे में स्टडी करता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट होती है. सर्टेन अजम्पशंस पर बेस्ड है. स्लाइसिंग अप्रोच यूज़ करता है. मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल दैट इज़ एडिशनल यूनिट का प्रिंसिपल यूज़ करता है. एंड मार्केट इट हेल्प अस टू एनालाइज द मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट कौन से टाइप का है, परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है. सो कौन से टाइप का मार्केट है उसके बारे में हमें बताता है. एंड इट हैज़ लिमिटेड स्कोप मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल के साथ डील करता है. तो ये सोल्यूशन भी किसका दे सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का. गेटिंग जो इन्फ्लेशन, रिसेशन, जो पूरे नेशन के प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं कर सकता है. सो दिस वाज आवर फीचर्स. नाउ लेट्स स्टडी कि वाई स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट. क्यों ज़रूरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना? ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पहला पॉइंट आता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है? फॉर डिसाइडिंग द प्राइस. अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी को क्या बोला जाता है? प्राइस थ्योरी बोला जाता है. करेक्ट. अगर हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज टू डिटरमाइन द प्राइस. बराबर. माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं? फैक्टर का प्राइस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं. सो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू डिसाइड द फैक्टर, वी वोंट बी एबल टू डिसाइड द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट फैक्टर्स. हम ये प्राइजेस डिसाइड नहीं कर पाएंगे. So, microeconomics explain how the prices of different products and various factors of production are determined. क्या होता है यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट का मतलब वी डिसाइड द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एज वेल एज डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट इन द इकोनॉमी. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा free market economy. Microeconomics help us to understand the working of free market economy. The free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken by individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. Okay, so microeconomics help करता है to take the decision कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू. सो देखो यूजुअली हमने 3 टाइप की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, राइट ना? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड. कैपिटलिस्ट मतलब होता है फ्री मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती. सोशलिस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट सब डिसाइड करती है. एंड मिक्स्ड में दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स नहीं आते. क्यों? मतलब क्या प्रोड्यूस करना है वो प्रॉब्लम नहीं आते. क्यों नहीं आते? बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है,
गवर्नमेंट आपको बताती है, आपको वही प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सब कुछ गवर्नमेंट बताती है. सो यू हैव टू प्रोड्यूस इन दैट मैनर. लेकिन जो फ्री इकोनॉमी होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, वहाँ पर प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. एंड इस डिसीजन में कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. कैसे हेल्प करता है? सो प्राइसिंग के थ्रू आपको प्रोडक्ट का प्राइस कितना मिल रहा है, आपको फैक्टर का प्राइस कितना देना है, आपको प्रॉफिट किस प्रोडक्ट में हो रहा है. करेक्ट ना? प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा? जब आपको कॉस्ट और प्राइस पता चलेगा, खर्चा कितना हो रहा है और प्रोडक्ट से कितना पैसा मिल रहा है, ये पता चलेगा तो ही आपको प्रॉफिट पता चलेगा ना. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको दोनों चीज़ों में हेल्प करता है. देखो कैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइड कर, मतलब यू कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड साथ साथ में आपका खर्चा, दैट इज़ फैक्टर प्राइस कितना होगा, वो भी डिसाइड हो जाता है. सो इट इज़ ईजियर कि आप अपना प्रॉफिट डिसाइड कर सको, और जिसमें भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा आप वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. सो इन द फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमीज जो होती है, वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू डिसाइड के कितना प्रोडक्ट और कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है. सो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंस. पहला क्या था? प्राइस डिसाइड करना, डिटरमाइन द प्राइजेस, प्रोडक्ट का भी और फैक्टर का भी. और फ्री मार्केट इकोनॉमी में वो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे प्राइजेस कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, वो डिसीजन लेने में हेल्प आउट करता है हमें. देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड. Microeconomics help in explaining various aspects of foreign trade like effect of tariff on a particular commodity, determination of the currency exchange rate of any two countries, gains from the international trade to the particular country, etc. Microeconomics हमें foreign trade में भी help करता है, international trade में भी हमें help करता है. So कैसे help करता है? पहली चीज़ तो हमें बताता है कि जो tariff rates हैं, that is जो taxes है, उसका एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमें कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज बताती है. देन उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, ये भी वी कैन फाइंड आउट थ्रू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन उसके बाद वी कैन फाइंड आउट के कौन सी कंट्री के साथ हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, ये भी हम किसके थ्रू डिटेल में स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन with the help of economic models. It has made a valuable contribution to the economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using the various economic variables. क्या बोला यहाँ पे कि जो माइक्रो इकोनॉमी मतलब जो एक्चुअल की इकोनॉमी के जो थिंग्स हैं हम उनको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. राइट? रियल मार्केट अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स. सो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हमें कौन हेल्प, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने में हमें कौन हेल्प करता है? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने में हमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. कैसे हेल्प करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिफरेंट थियोरीज डेवलप करता है. करेक्ट? छोटी छोटी थियोरीज हम पढ़ते हैं अजम्पशन के बेसिस पर, एंड देन उसके बाद वो थियोरीज पढ़ के, वो अजम्पशंस रीड करके हमें रियल मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में भी चीज़ें पता चलती है. सो दिस इज़ द वे जिससे इकोनॉमिक्स हमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. सो एक बार वापस देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. हाउ डज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट थियोरीज. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. जो रियलिटी की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है ना, रियल मार्केट अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, तो वो रियल मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ मॉडल मार्केट्स, दैट इज़ जो अजम्पशन के बेसिस पर बने हुए मार्केट्स है,
वो स्टडी करने के लिए हमें मिलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड देन वो स्टडी को यूज़ करके, मतलब वो नॉलेज को, वो मॉडल्स को, उन वेरिएबल्स को यूज़ करके हम लोग रियल मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर पाते हैं। मतलब रियलिटी समझने में, रियल सिचुएशंस को समझने में हमें थोड़ी हेल्प मिलती है। देन उसके बाद आता है हमारा बिजनेस डिसीजंस। टोटल 7 पॉइंट्स हैं, वी आर ऑन द 5th वन, बिजनेस डिसीजंस। ओके, सो microeconomic theories are helpful to businessman for taking crucial business decision। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस मैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। दिस डिसीजंस आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेज ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। सो बिजनेसमैन को कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करे, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करे, किस में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ पे लॉसेस आ रहे हैं, ये सब स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, हम फैक्टर का प्राइस डिसाइड करते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सा गुड्स हमें मैक्सिमाइज़ करना है, सेल्स प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सो ये सब चीज़ें हम माइक्रो के थ्रू पढ़ते हैं। मतलब इन शॉर्ट के माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन को भी मदद करता है कि कैसे वो अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस ले सकता है। यूजफुल टू दी गवर्नमेंट, इट इज़ यूजफुल टू दी गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, public expenditure policy, price policy, etc. This policy helps the government to attain its goal of efficient allocation of the resources and promoting economic welfare of the society। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजंस जैसे कि टैक्स रेट कितना रखना है। आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलता है कि टैक्सेशन की वजह से इंडिविजुअल कंज्यूमर को क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, कितना % टैक्स वो पे कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें पता चलता है। देन गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंसेस करना है, कौन से एरिया में ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट आपको पता है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर, ये सब जगहों पे खर्चे करती है। सो गवर्नमेंट स्टडी कर सकती है कि कैसे उनके एक्सपेंसेस से इंडिविजुअल्स पर अफेक्ट पड़ता है। आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर एक्सपेंसेस किए तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल पर्सन को क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी कर पाती है एंड गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि पैसे उनको कहाँ पर एलोकेट करने हैं। आई थिंक अगर गवर्नमेंट के पास सपोज 4 प्रोजेक्ट्स है पैसे के, मतलब जहाँ पे उनको मनी इन्वेस्ट करना है, या 4 ऑप्शंस है जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी, चारों प्रोजेक्ट से इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट देखेगी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से प्रोजेक्ट में हो रहा है एंड उसी प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट अपना मनी इन्वेस्ट करेगी। सो वी कैन से कि गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। एंड हमारा लास्ट पॉइंट आता है basis of welfare economics। Microeconomics explain how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation। It also studies how tax affects social welfare। So यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइजेशन विदाउट एनी वेस्टेजेस कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ पर हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, और ये भी बताता है कि टैक्सेस सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो दिस वाज आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द मीनिंग में हमने स्कोप पढ़ा कि कौन सी थ्योरीज होती है। सो देर आर 3 थ्योरीज, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। देन उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े, इंडिविजुअल यूनिट प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, सर्टेन अजम्पशंस पर बेस्ड है, स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है, मार्जिनल का कंसेप्ट यूज़ करता है। देन उसके बाद भी स्टडीड के एनालिसिस, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है वो बताने में हमें हेल्प करता है। एंड लिमिटेड स्कोप है, मतलब ओनली इंडिविजुअल लेवल तक हेल्प कर सकता है। इन्फ्लेशन रिसेशन के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता। देन आता है
इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे प्राइस डिटरमाइन, दैट इज प्रोडक्ट का और फैक्टर का प्राइस डिसाइड करने में यूज़ करते हैं हम। देन फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ में, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ जो होती है वहाँ पे हेल्प करता है टू द प्रोड्यूसर कि वो क्या प्रोड्यूस करे। देन फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करने में हमें मदद करता है। फिर उसके बाद आता है कि बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने में मदद करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो दिस वेर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सब हम अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।